हेलो दोस्तों, मैं शंकर। आज आप लोग के सामने द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस करने जा रहा हूँ जो 14 मार्च 2023 का है। उससे पहले मैं आप लोग से कहूँगा कि जो मैं न्यूज़ एनालिसिस करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे लगते होंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। आज का पहला न्यूज़ है, आपको जो ऑस्कर अवार्ड मिला है उसके रिगार्डिंग जो है, ये जो है आर आर मूवी का एक गाना है नाटू नाटू, उसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है। उसके रिकॉर्डिंग जो है आज का न्यूज़ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ऑस्कर अवार्ड जो है इंडिया जो है इस बार जो है पहली मूवी है जो इंडिया जो ऑस्कर अवार्ड जो लाई है यहाँ पे। और ये रहे जो ये दो लोग हैं जिसको मिले हैं। इसमें जो है ऑस्कर अवार्ड जो 2023 का जो है इसमें मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू है, उसको जो है आर मूवी का है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। इसमें जो है कई सारे अवार्ड मिलते हैं जो अभी इस फिल्म को जो है सिर्फ नाटू नाटू सॉन्ग पे ही मिला है। लेकिन बहुत सारे मतलब दुनिया में बहुत सारे फिल्म बनते हैं, उसमें जो है आपको जो है इसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है। उसमें कई सारे फिल्म जो होते हैं उसके गाना होता है, एक्टर्स का होता है, उसके बाद एक्ट्रेस का होता है, डायरेक्टर का होता है, बेस्ट प्रोड्यूसर होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ हैं अलग अलग करके मिलते हैं जो कि आज जो है इसमें एक सॉन्ग पे मिला है। उसके बाद जो है कहते हैं कि एक फिल्म है, वर्ल्ड लेवल का फिल्म है, उस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है। जो उस फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, यानी कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस फिल्म को जो है ऑस्कर फिल्म मिला है। इसमें जो है आपको डायरेक्टर को भी मिला है, एक्टर को भी मिला है, एक्ट्रेस को भी मिला है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड जो है आपको जो है ये फिल्म आपको ले गई है। उसके बाद है एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी को भी मिलता है जो द एलिफेंट विस्पर है, उसको मिला है। उसके बाद है बेस्ट फीचर जो है बेस्ट फीचर अवार्ड जो है नवेलिनी को मिला है। नवेलिनी के जो है उसको बेस्ट फीचर अवार्ड मिला है, जो ये भी जो है ऑस्कर अवार्ड मिलता है। ये सारे ऑस्कर अवार्ड होते हैं जो कुछ बहुत सारे मूवी वगैरह को भी मिलते हैं, जो था ये अवार्ड के लिए था। और नेक्स्ट न्यूज आपको आ जाएगा, ये है CJI रिफर्स पिटिशन ऑन सेम सेक्स मैरिज टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है यह कहता है सेम सेक्स मैरिज के लिए ये आपको जो है दिया गया है। एक पटिशन दायर किया गया था जिसमें जो है ये कहा गया है, मतलब ये कहा जाता है कि अभी कई बार जो है हम लोग सभी न्यूज़ में सुने हैं कि सेम सेक्स में, जैसे कि मैन मैन हो गया, वोमेन वोमेन हो गया, उसके बाद मतलब इसको जो है हम लोग मतलब ये शादी कर सकते हैं, एक दूसरे को संबंध बना सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा देखा गया है। इस एक जो है यहाँ पर एक थॉट है जो आपको बोला है, कहता है पार्लियामेंट विल हैव टू तो सी व्हाट वुड बी द साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड हु हैज सीन एदर टू वोमेन और ओनली टू वोमेन एंड मैन एज पेरेंट्स, यानी कहता है कि उसका जो है साइकोलॉजी क्या होगा जब एक बच्चे के माँ और पिता जो है दोनों मैन ही होगा या वोमेन ही होगा। तो इसके रिगार्डिंग है। उसके बाद ये कहता है कि सीजाई मतलब एग्जाम ऑफ पर्पस भी से क्या है हम लोग को देखते हैं। सीजाई जो रिफर किया है, पिटीशन जो फाइल किया है सेंस मैरिज पर, तो उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है वो जो होता है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होती है जिसमें जो है 5 और या उससे अधिक बेंच होते हैं, यानी कि 5 जजेज या उनसे अधिक जजेज होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाता है। इसमें जो है इसे में जो है अलग अलग करके, जैसे कई बार जो होते हैं 3 बेंच होते हैं, उसमें 3 लोग होते हैं, उसमें 4 लोग, किसी में 4 लोग होते हैं, किसी में 2 होते हैं। जो 2 का होता है डिविजनल बेंच कहा जाता है, जो 2 जज होते हैं उसमें डिविजनल बेंच कहा जाता है।
और यह जो बेंच थी भारत की सबसे बड़ी बेंच थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है बोला गया, मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था। सीजेआई बोला है कि एक जो है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए। मतलब कहना क्या अर्थ है कि इसमें जो बोला गया है हम कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा कि इसमें जो है परमानेंट जो है एक, यहाँ पर है लिखा हुआ है, परमानेंट जो है एक बेंच होना चाहिए जिससे जो है ये आपको पता हो चले कि मतलब भविष्य में कुछ भी हो या जो है तो जल्दी मतलब एक्शन ले लिया जाए और सब कुछ किया उसको जो है सॉल्व किया जाए। हाँ, ये जो है सीजेआई जो आपको सीजेआई DY चंद्रचूड़ जो है, चंद्रचूड़ जो है आपको सीजेआई है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो है। ये जो है आपको जो है सितंबर 2022 में ही ये आया था। और ये जो है बहुत गंभीर मुद्दा के लिए जो है इसको लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है जितने भी गंभीर मुद्दा हो उस सबको जो है आपको उठाया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि फ़ायदा होगा कि जितने भी चीज़ होंगे, जितने भी चेंज होंगे उसमें जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब जो है हम आपको फ़ायदा होंगे, ये है। और एक मैं आपको कल एक न्यूज आप मिस हो गया था जिसके रिगार्डिंग मैं आपको एक न्यूज आपको बता रहा हूँ। जो अगले ये न्यूज क्या है जो पिछले 13 तारीख वाला में जो है आपको था, और ये न्यूज जो है कल है जो है मिस कर गए हैं, इसलिए जो है कल का आर्टिकल है इसमें जो था, इसमें जो है सेक्स जो है कहता है सेक्स वर्कर है, ट्रांसजेंडर है, गे है, उसको जो है कहता है कि जो ब्लड डोनेट से बाहर रखा गया है। इसके रिगार्डिंग ये है आपको आर्टिकल है, इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये जो है मतलब जानना भी चाहिए हम लोग को। कहता है कि सेक्स वर्कर हो गया, जो लड़कियां होती हैं या ट्रांसजेंडर होता है या गे होता है, उसको क्यों जो है ब्लड डोनेट से बाहर रखा गया है, मतलब ऐसा क्यों किया गया, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न साइंटिफिक रीज़न भी है। ये साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर सेक्स वर्कर है तो सेक्स वर्कर में जो है HIV ज़्यादा पाया जाता है। अगर किसी को HIV है, अगर HIV है तो वही चीज़ जब वह डोनर जो है ब्लड डोनेट कर दिया, लेकिन जब हम दूसरे को उस ब्लड को यूज करेगा, उपयोग करेगा, तो दूसरे में भी हो जाएगा। तो होल जो मतलब ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो है क्या है गलत है, क्योंकि बीमारी को फैलाया जाएगा, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया है, इसे बाहर रखा गया है। इस मतलब ये साइंटिफिक रीज़न जो है ये बताया गया है। और 2017 में जो था 17 में जो था हेल्थ मिनिस्ट्री जो गाइडलाइन जारी किया था कि जो है सपोर्ट भी किया था, यानी कि जो है यह मिनिस्ट्री को सपोर्ट किया था कि भाई ऐसा मतलब क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है करना चाहिए। लेकिन इसी में जो है हेल्थ मिनिस्ट्री जो है फिर से बोला है कि नहीं भाई, ऐसा करने से जो क्या है सामुदायिक जो है असर पड़ेगा। और असर क्या पड़ेगा कि मतलब वही है बीमारी वगैरह सब फैलेगा, और ये होगा तो उससे क्या बेनिफिट है, उसे उसको अलग रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस दायर किया गया कि ऐसा जो है ऐसा करने से वो राइट वोलेशन होगा, मतलब जो है हमारे जो राइट है वो आपका टूटेगा, जैसे 21 में आता है वो सब जो है क्या होगा हम उसको तोड़ देंगे। लेकिन इसमें क्या है, इक्वलिटी है, लाइफ एंड है, डिग्निटी है, ये सब क्या है, ये सब टूटेगा। तो ये सब कहा कि भाई टूटेगा, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जब पब्लिक को ही हेल्थ पे बुरा प्रभाव होगा तो इसमें मतलब ये क्या फर्क, मतलब इसको क्या करना है, जब जिसको पब्लिक को ही जब मतलब इसको बुरा होगा तो इसको फिर इम्प्लीमेंट करने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं। मिनिस्ट्री बोला कि भाई नहीं, ये जो है बहुत रिस्क है, इसमें जो है रिस्क कैटेगरी में इसको रखा जाएगा, मतलब ये रिस्क हो जाएगा। जैसे कि उसमें बहुत सारे मतलब अभी हम बोलें कि HIV हेपेटाइटिस का खतरा, ये सब का बहुत ही खतरा हो जाता है, इसलिए जो है इसको अलग कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट इसके रिगार्डिंग 2020-21 में भी आया था, जिसमें जो यह ट्रांसजेंडर को, सेक्सुअल वर्कर को, गे को, सबको जो है यह मतलब सबसे ज़्यादा ये जो है ये सब बीमारियां होती है, इसलिए जो है इसको बाहर रखा गया था। ये तो पिछला आर्टिकल था जो छूट गया था, उसमें जो है मैंने बोल दिया है, जिसमें कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ जो है अक्सर जो है पूछ लेते हैं वो लोग।
अब ये सारे न्यूज़ हो गई, उसके बाद जो है अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि आज का द हिंदू में जो नेक्स्ट न्यूज़ होगा वो क्या होगा। मतलब ये जो है आर्टिकल, छोटी छोटी आर्टिकल होगा, उसको जो है हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या है। ये वही चीज़ है जो कंट्री रोज ऑफ द RR एज ए नटू नटू विंस एंड ऑस्कर, यानी कि RR जो है नटू नटू जिसको इसका ऑस्कर मिला है वो है। ये और ट्यूटोरियल है, इसको बाद में देखते हैं कि क्या है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज है, ये है, एक है अंडरस्टैंडिंग द सऊदी ईरान डिटेंटेड, यानी कि ये क्या है। तो ये मैंने जो कल वाला जो आर्टिकल है उसमें मैंने कल वाला न्यूज था हिंदू ने का, उसमें जो है मैंने एनालिसिस किया है, यानी कि पूरे रिलेशन वगैरह जो भी है इसको मैंने बता दिया है। इसलिए आज इसको देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख लेंगे फिर से। अगर जिसके पास नहीं है, जो नहीं देखें, वो पिछला वाला वीडियो जा करके आप अपना देख लेंगे कि क्या है, और इस वीडियो में जो है आपको पूरा आपको दे दिया जाएगा। और दूसरा है आज जो है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द आर्म्स, यानी कहता है सिप्री का जो रिपोर्ट है उसमें कहता है कि इंडिया ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा आज भी जो है हथियार का क्या करता है, इम्पोर्ट करता है। तो इसके रीज़न जो है हमारे आजू बाजू के जो है देश है, इसमें देश जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, ये सब क्या है, ये मतलब इतना परेशान करते हैं, इसके वजह से जो है हम लोग को जो है यहाँ पर जो है ये इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग क्या कर सकते हैं, तो हम सब जान ही रहे हैं, इसलिए इसको करना कहता। आज कहता है तो न्यूज़ क्या है, मतलब हम लोग के लिए फ़ायदेमंद क्या होगा। कहता है सिपरी का रिपोर्ट है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टर जो है हम हैं। कौन है, हम हैं, हम लोग हैं, इंडिया वाले हैं जो सबसे ज़्यादा। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो 2013 से 17 में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद है 18 से 22 में थोड़ा कम कर दिया। जैसे कि 13 से 17 में जैसे कि 100% है, तो उसमें जो है मान लीजिए कि हम उसमें 11% आपको कम कर दिए हैं। सबसे पहले जो है उस समय जो 13 से 17 था तब रशिया US का जो है कंडीशन बहुत ऊंचा था, लेकिन अब क्या है कि उसका जो है हथियार जो है हम लोग थोड़ा सा कम मंगाने लगे हैं। उसमें क्या हो गया है कि अब जो है पहले नंबर पे रसिया हो गया है, जो लगभग 45% जो हथियार जो है रसिया से हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे फ्रांस हो गया, जो हम लोग जो है आपको 29% जो है आपको हम फ्रांस से करते हैं। उसके बाद इजराइल है। अब US से जो है जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उससे 11% जो है आपको US से आ गया है, मतलब 11% ही हम अब है US से करते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ चीज़ें क्या है कि जैसे कि अब है जो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं, जिसमें जो है बहुत लार्ज स्केल पे जो है हम आज के डेट में जो है आर्म्स का जो है सप्लायर भी बने हैं, जिसमें जो है सप्लायर में जो है यहाँ पर जो है हम म्यांमार को सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। यहाँ पर पूरा दिखा हुआ है कि म्यांमार को जो है हम लोग सबसे ज़्यादा जो है आर्म का सप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा ये है, किसको कितना क्या है नहीं है। देखिए कि आपको जो है रसिया से हम कितना 45% का रसिया का कंट्रीब्यूशन है, फ्रांस का 29% है, US का आपको जो है 11% है। ये सब आपको कंट्रीब्यूशन है, ये आपको ये सारे देश हैं जिसका कंट्रीब्यूशन है हमको ये है। तो अब हम है कि अब सप्लायर भी बने, तो सप्लायर कौन है, म्यांमार है जो है, म्यांमार जो है हमारा जो है सप्लायर है, जो वो हमसे जो है ख़रीदता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर भारत में जो हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आज जो है इसका जो है इसके रिगार्डिंग जो है यही न्यूज़ था। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इसमें यही आर्टिकल है। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल आपको है भल्चर के रिगार्डिंग है, जो तमिलनाडु में केरला एंड कर्नाटका के बीच में जो है आपको ये है। तो ये कहता है कि जो 26 जनवरी को जो है आपके सर्वे हुआ है, उसमें जो है गिद्ध का जो है कुछ प्रजातियां मिली हैं, जिससे जो है आपको यहाँ पर मतलब IUCN के लिस्ट में जो गया है, और यहाँ जो है बहुत सारे गिद्ध जो है यहाँ पे लुप्त होने जा रहा है। तो इसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नीचे दिया गया है कि जो है ना कि गिद्ध क्या होता है कि ये जो है आपको पहले क्या था कि जैसे कि
पहले बहुत सारे यानी कोई भी जानवर जैसे गाय हो भैंस हो कोई भी मरते थे, बहुत सारे गीत जो है आपको देखने को मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज इसका है कि जो भी जैसे कि अभी गाय भैंस को जब तबीयत खराब होता है तो डाइक्लोफेनिक का हम यूज करते हैं। तो डाइक्लोफेनिक जब भी हम यूज करते हैं ना, तो डाइक्लोफेनिक में ऐसा है कि गीत के लिए जो है बहुत खतरनाक है। तो या डाइक्लोफेनिक हम लोग डाइक्लोफेनिक यूज करने के कारण है कि जब ये गीत का जो है यूज मतलब बुरा प्रभाव गिद्धों पर पड़ता है। अब ये है कुछ जो है, अब कुछ जानवर क्या है कि डाइक्लोफेनिक यूज करने के बाद जो है वो ठीक हो जाता है, दवा करने के बाद जो है ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो ठीक नहीं हो पाता है, क्या होता है कि वो डेथ कर जाते हैं। जब भी वो डेथ करते हैं तो उसका क्या है, सड़ता है गलता है, तो उसको जो है साफ करने का काम कौन करता है, गीद करता है। तब ये साफ करने का काम तो गीद करता है, लेकिन अब क्या है, इसका मात्रा जो है बहुत कम गया है। तो इसका कारण क्या है, तो कारण वही डाइक्लोफेनिक ही माना जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो कुछ है जैसे कि MTR है, STR है, WWS है, BTR है, NTR है, तो ये सब है क्या, तो ये सब आपको देखा गया। तो इसमें जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखल है कि टोटल जो है 98 वल्चर जो है आपको पाया गया। जैसे MTR में आपको MTR 2 इन STR 52 एंड 52 इन द WWS, 72 इन द BTR एंड 23 इन द NTR। उसके बाद 98 वल्चर वेयर सीन इन द MTR। ये सब क्या है, MTR और 2 इन द STR, ये सब क्या है, इस सब में जो है आपको वल्चर देखने को मिला है। तो ये क्या है, तो ये देख लीजिए यहाँ MTR है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है MTR को बोला जाता है। STR जो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसको बोला जाता है। WW क्या है, तो WW है वन आइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है। आपको BTR क्या है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। फिर इसके बाद NTR है नागरहोल टाइगर रिजर्व है। ये सब मतलब जितने रिजर्व हैं जिसमें वल्चर की जो संख्या मिली है उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद है रीडिंग द सर्वे। अब सर्वे के अंदर जो है देखा गया क्या है कि लॉन्ग बाइल्ड वल्चर है जो 183 में है, रेड हेडेड वल्चर है जो 30 है, इजिप्टियन वल्चर है जो आपको 28 है। तो इस प्रकार का वल्चर है मिला गया है। और उसके बाद है जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसमें जो है मुख्य रूप से दो प्रजाति जैसे हिमालयन जिराफ है और उसके बाद है सिंड्रोजियस वल्चर है। तो ये दोनों वल्चर जो है हमको मिला है। अब एक चीज़ और बता दें कि इंडिया में जो है 22 प्रजाति होती है वल्चर्स की। कितने प्रजाति हैं इंडिया में, जो है आपको 22 प्रजाति होती है, सॉरी विश्व में जो है 22 प्रजाति होती है, लेकिन इंडिया में जो कितने प्रजाति हैं, 9 प्रजाति हैं। तो उस 9 प्रजाति को आपको जानना होगा। तो उस 9 प्रजाति के लिए मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। जो पिक्चर है देखिए, 9 प्रजाति जो है वो 9 प्रजाति कौन कौन सी है। पहली है, कहता है कि पहली है ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर जो है, जिसको जो है जिप्सी बेंगलेंसिस बोला जाता है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप में IUCN के रूप में आया है। ये जो है ये आपको चित्र है जो पिक्चर जो है दिखा है कैसा पिक्चर है। उसके बाद है सिलेंडर वायलेट वल्चर है, जिप्सी टेन्यूरेस्ट्रिस्ट में आता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। उसके बाद है लॉन्ग बिल्ड वल्चर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। उसके बाद चौथा है इजिप्टियन वल्चर है जो इंडेंजर्ड में है। रेड हेडेड वल्चर है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। उसके बाद इंडियन जिराफ वल्चर है जो लास्ट कंसर्न में है। मतलब ये सारे जो है। उसके बाद जो है, उसके बाद हिमालयन जिराफन है जो नियर थ्रेटेंड में है। उसके बाद है सिनोरेसियस वल्चर है जो आपको नियर थ्रेटेंड में है। उसके बाद बियर्डेड वल्चर ऑफ द लैम्बर्गियर है, उसके बाद नियर थ्रेटेंड में। तो ये कुछ वल्चर थी जो आपको मैंने दिखाया, यानी कि ये प्रजातियां जो है इंडिया में पाई जाती हैं। ये वल्चर की कुछ प्रजातियां थी जो मैंने आपको दिखाया जो इंडिया में पाई जाती हैं। और विश्व में जो है 22 प्रकार के जो है वल्चर पाए जाते हैं। तो ये आपको वल्चर के रिगार्डिंग था। और मेरे ख्याल से है ये जो है कई बार जो पूछ देते हैं कौन से वल्चर है, कितने हैं, क्या है, नहीं है। उसके बाद है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अब देखिए यहाँ पर एक है बिजनेस में है आपको जो है इन्फ्लामेशन के रिकॉर्डिंग है। फरवरी में जो है इन्फ्लामेशन जो है आपको 6.44 के रिगार्डिंग है, यानी कि ये जो है क्या है बढ़ गया है। तो बढ़ गया तो क्या है कि बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में जो है आप कहता है कि इंडिया जो है आपको सेंट्रल बैंक जो है 6% टोटल 6% टॉलरेंस दे आर सोल्ड फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ इन द फरवरी, यानी कि फरवरी में जो है इतना किया और जनवरी में जो था वो 6% पर था। तो फरवरी में कितना बढ़ा है 4.4। तो ये ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो बढ़ने से क्या होता है इन्फ्लेशन जो है आपको बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होता है मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई में होता क्या है कि तो ये महंगाई बढ़ता कैसे है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये महंगाई को कंट्रोल कौन करता है, इसमें कौन कौन से ग्रेड आते हैं, ये सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है अब है ये कि जो है सीपीआई है। सीपीआई क्या होता है तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। यह रिलीज कौन करता है तो एनएसओ करता है। तो एनएसओ क्या है तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ये क्या है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो आपको जो है सीपीआई जो क्या करता है रिलीज करता है। इसमें जो है आपको जो है 5 भागों में है, आपको ये 5 भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से जो है क्या है कौन रिलीज करता है। अब ये कहता है इंडस्ट्रियल वर्कर है। इंडस्ट्रियल वर्कर का जो सीपीआई होता है वो होता है एग्रीकल्चर सीपीआई, एग्रीकल्चर लेबर सीपीआई होता है। उसके बाद है रूरल लेबर सीपीआई होता है। उसके बाद अर्बन है एक, उसके बाद फिर रूरल है। तो ये क्या है अर्बन रूरल है, ये लगभग 5 भागों में है, यानी कि ये 5 भागों में इसको जो है सीपीआई को बांटा गया है। तो ये 3 मतलब इसको भी अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग जो है बॉडी जो है इसको क्या है रिलीज करती है। अब है लेबर ब्यूरो जो है आपको जो है ये पब्लिश करती है। लेबर ब्यूरो कौन कौन से करती है इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये लेबर ब्यूरो करती है। एग्रीकल्चर लेबर है, ये लेबर ब्यूरो करती है। उसके बाद रूरल लेबर है, ये तो लेबर ब्यूरो जो है इसको पब्लिश करती है। ये आता किसके अंतर्गत है तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद है दो बॉडी और है, जैसे अर्बन है रूरल है, तो उसको डायरेक्ट जो है एनएसओ जो है रिलीट करती है। तो एनएसओ क्या है तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो डायरेक्ट अर्बन और रूरल को दोनों को जो है ये मैनेज करती है। उसके बाद आगे एक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो एमपीसी जो है ये जो है क्या है तो ये क्या है सीपीआई को जो है डाटा यूज करते हैं। मतलब सीपीआई जो है सीपीआई का डाटा कौन सा है यही यूज करता है, और महंगाई बढ़ता है या घटता है या जो भी है इसके अकॉर्डिंग ही सीपीआई के रिकॉर्डिंग ही ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आपको ये करता है। उसके बाद है WPI है। तो डब्ल्यू क्या होल सेल प्राइस इंडेक्स है। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स में क्या आता है क्या होल सेल प्राइस इंडेक्स में होता है अभी मैंने जो बताया है ये रिटेल प्राइस का सीपीआई पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि ये रिटेल प्राइस का था। अब एक है होल सेल प्राइस का। तो होल सेल प्राइस को कौन सा रिलीज करता है तो द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो है ये आता है। तो ये सब क्या है आपको जो है महंगाई बढ़ता है घटता है कमता है उसके रिगार्डिंग जो है ये काम करता है। उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि ये जो आर्टिकल है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और ये समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्या है। नेक्स्ट आपको इधर कुछ नहीं है। अब चलते हैं ये आपको एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल में ये कौन सा न्यूज़ था ये हो गया। एडिटोरियल की तरफ चलते हैं। एडिटोरियल में आपको क्या है ये एक एडिटोरियल है, एक एडिटोरियल है जो हम लोग को जानना चाहिए। तो ये एडिटोरियल है, इस पे क्या है तो इसमें जो है आपको डाटा के अकॉर्डिंग है, डाटा गवर्नमेंट रिमेन के अकॉर्डिंग है। तो डाटा के हम लोग क्या करते हैं मतलब कैसे जो है जैसे कि डाटा है तो डाटा है जैसे आजकल डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड या डिजिटल मतलब सब बोला जाता है। तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि डाटा को कैसे हम बचाए रखें। जैसे कि मेरा इन्फॉर्मेशन है तो मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ ही मेरे मतलब मेरे साथ ही रहे, मतलब मेरे
तक ही सीमित रहे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो आजकल क्या है, कंपनियां ये करती हैं कि जैसे कि हम किसी में गए, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई वेब साइट पे गया, तो गूगल पे गया, साइट पे सर्च करने गया तो क्या है, नंबर मांगता है, ईमेल मांगता है। तो आपको पूरा हम लोग क्या करते हैं, पूरा उसको दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा डाटा जो है आपको चला जाता है उसके यहाँ। या आजकल जो है फेसबुक है या व्हाट्सएप है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है, ये जो भी मतलब जो भी चीज़ है हम चलाते हैं, तो वो चलाते हैं तो क्या होता है, उसका डाटा जो है उसके यूजर मतलब उसके पास, अथॉरिटी के पास चला जाता है। तो वो क्या क्या करता है, जैसे कि हमको कॉल आता है कि भाई मतलब ये चीज़ है, कस्टमर केयर कॉल करता है कि आप साबुन ले लो, तो तेल ले लो, मतलब एक प्रकार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये कहाँ से आता है, ये कॉल कहाँ से आती है, मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन नंबर किसी को दिए नहीं, लेकिन नंबर चला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये आपको दिया है, ये आर्टिकल है। इसमें क्या है देखते हैं। तो कहता है कि एक जो है, इसमें जो है डेपा नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ये काम करता है। ये कहता है डाटा एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, यानी कि डाटा एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर है, जिसके जो है यह डाटा को जो है पूरा आपको मैनेज करके रखता है। तो हाल ही में जो है डिजिटाइलेशन, अभी डिजिटाइलेशन जो है बढ़ी है, मतलब बहुत सारे सब पूरा बोला है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल डिजिटल मतलब सब बोल रहा है, इसमें ये सब बढ़ा है। तो उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। मतलब इसमें क्या है कि डिजिटल इंडिया बढ़ी तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, बढ़ी है कोई बात नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जैसे कि डाटा मेरा सिक्योर होना चाहिए स्पष्ट रूप से, मतलब ये कोई हैक ना कर ले, ये सब की पॉलिसी बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें जो है। उसके बाद है कि अब है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, जो G20 का जो है मीटिंग हो रहा है, हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें जो है प्रेसिडेंसी जो है कौन कर रहा है, इंडिया ही कर रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है। हम अपॉर्चुनिटी क्या है कि इसको जो हम बढ़ाएंगे कि डाटा कैसे सिक्योर करें, डाटा को हमको क्या मतलब कहाँ तक रखना चाहिए, किसको कैसे करना चाहिए, सीमित करने के उपाय क्या होंगे। तो इसमें जो चैलेंजेज है उसको जो है ख़त्म करना होगा। तो इसमें जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि G20 के माध्यम से लगभग 20 देश जो है इंडिया के, लगभग जो है सॉरी, विश्व के बहुत मतलब मजबूत देश जो है 20 देश, वो जो आपको है जो है इसमें है। तो इसमें जो है इसको, इस चीज़ को जो है लेकर के इंडिया आवाज़ उठा सकती है, ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। लेकिन अभी जो आपको आ रहा है, जैसे यूपीआई है, इंडिया का क्या है, यूपीआई है। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई के बारे में अगर बोला जाए तो विश्व में सबसे टॉप लेवल पे जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन है, और विश्व में सबको माना जा रहा है कि जो यूपीआई है ये सबसे टॉप लेवल पे है। लेकिन बहुत सारे कंट्री का अलग अलग है, लेकिन इंडिया का बहुत ही टॉप लेवल पे और बहुत काफ़ी पावरफुल इसको माना जाए, इस यूपीआई को माना जा रहा है। अब है कि डेपा क्या है, तो डेपा एक मैनेजमेंट टूल्स है, जो आपको मैनेजमेंट टूल्स कहने का अर्थ है, सीधा सी अर्थ है कि यह जो है सभी डाटा को मैनेज करता है। इसके अकॉर्डिंग जो है मतलब क्या करना है कि साइबर क्राइम हुआ या कुछ भी हुआ उसको, या डाटा कोई चोरी कर लिया या कुछ भी, उसको मैनेज करता है। फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो है फ़ायदा होगा, आपको प्रोटेक्शन हो जाएगा, इसके बाद इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब सारे चीज़ जो है ये सब करेगा। उसके बाद है, उसमें जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें जो है अब उसका बहुत सारा चीज़ है। अब इसमें जो है क्या होना चाहिए कि इसमें जो है इस सेक्टर में जाने के लिए, मतलब इसमें है क्या, तो इस सेक्टर में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मतलब ये कह रहा है कि आपको जो है ये एक अकेला किसी बॉडी से ये संभव नहीं है। मतलब इसमें क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी आपको पूरी तरह से रहना चाहिए, सिविल सोसाइटी को भी रहना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को भी रहना चाहिए। ये सभी सेक्टर को साथ में रह करके काम करेगी, तब जा करके ये जो क्या होगा आगे बढ़ेगा। अगर नेक्स्ट देख लिया जाए तो क्या है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इस सभी सेक्टर में जो है मतलब हम इसको अच्छे कार्य के लिए हम इसको
आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अब क्या है कि हेल्थ सेक्टर में अगर किसी का कोई व्यक्ति है, कोई अब दिखाने गया तो वो मतलब यहाँ पे जैसे कि कोरोना के टाइम में हुआ था, तो कोरोना के टाइम में हुआ था तो क्या होता था कि मतलब होम डिलीवरी था, और क्या होता था कि वहीं से जैसे कि आप डिजिटलाइजेशन मतलब माध्यम के थ्रू जो है ऐप पे जाइए और अपना प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम के थ्रू वो जो है वहाँ से ट्रीटमेंट करते थे। तो ये सब चीज़ को सिक्योर रखना चाहिए, सिक्योर रखना होगा, तो इस सब पे बात करना चाहिए। इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो होगा वो लीक नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा, तो ये इसी सबको लेकर के जो है इसमें जो है इंडिया को और आगे बढ़ना होगा और ये चीज़ करना होगा। और ये जो है मेरे ख्याल से जो है G20 जो अभी समिट होने जा रहा है, समिट हो रहा है, उसमें जो है आपको इसमें इंडिया ये रखेगी, मुझे लगता है। उसके बाद है डेपा है, तो नीति आयोग का एक नया मॉडल है जो डेपा है, यानी कि यह जो नीति आयोग द्वारा ही दिया गया है। यह जो है 2020 में ही रिलीज किया गया था, लेकिन नीति आयोग द्वारा, लेकिन इसको जो है अब क्या किया है कि ये जो है अब पूरा जो मतलब ये टूल है, यानी कि एक प्रकार की ऐसी चीज़ है जो सब कुछ को संभाल करके एकत्रित करके कैसे करना चाहिए उसको जो है देखा जा रहा है अब जो है। और इसके साथ आप आज का जो एडिटोरियल था वो आज ख़त्म हो गया, मतलब आज का एडिटोरियल ख़त्म हो गया, उसके साथ ही आज का पूरा न्यूज़ भी ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ में जो भी कंटेंट बताया है वो भी जो है आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, थैंक यू।